ज्यादातर राज्यों में या बड़े शहरों में 100 रुपए के आंकड़े को पार है इन दो ईंधन का जो मूल्य है। क्या करूं, अब तो सरकार की आलोचना के बदले सरकार को बधाई दूं, शुभकामनाएं दूं। आप इतनी पीड़ा, इतना दर्द दे करके आम आदमी को भी आप चुनाव जीत रहे हैं, तो क्यों चिंता होगी। मैं तो सोच रहा हूं कि जनता जनार्दन की थाली छोटी होती जा रही है। आप निम्न आय वर्ग को छोड़िए, मध्यम वर्ग किस हालात में है, इसका क्या असर उसकी सेविंग्स पे पड़ रहा है और इसका कैस्केडिंग इफेक्ट हो रहा है। अगर इसके बावजूद सरकार को लगता है कि क्या चिंता करने की बात है, एलपीजी पे इतना बढ़ा दो, कमर्शियल पे इतना बढ़ा दो, डीजल प्रतिदिन 80 पैसा, पेट्रोल प्रतिदिन 80 पैसा बढ़ाते रहो, क्योंकि उन्हें पता है कि वोट लेने का एक मेथड उनके पास है। नफरत की फसल लगेगी, घृणा का खाद पड़ेगा, चुनाव जीते जाएंगे, तो जन सरोकार के मुद्दे तो यूं ही काफूर हो जाएंगे हवा में। लेकिन सर कहा कि मौजूदा स्थिति जो है दाम मूल्य वृद्धि, ये कांग्रेस की पूर्व की सरकार की नव उदारवादी नीतियों के कारण है, जिसको बीजेपी ने और मजबूत किया है। देखिए, नव उदारवाद के हम सब वैचारिक रूप से विरोधी हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन हमने तो वो भी देखा कि वेस्ट बंगाल में जो सीपीएम गवर्नमेंट थी वो भी उसी झंडे को उठा के चल पड़ी। तो नव उदारवाद के बारे में हम उस वक्त में 90 में हम लोग कहते थे कि टीना फैक्टर है, देयर इज नो अल्टरनेटिव। चलिए, आप आगे बढ़ गए उसमें। लेकिन कई सारे मुल्क हैं, खास करके मैं कई दुनिया के कई देश ऐसे हैं जिनका उदाहरण दे सकता हूं कि जिन्होंने नव उदारवाद की नीति के बावजूद बाजार के समक्ष राज्य के सरोकारों का आत्मसमर्पण सुनिश्चित नहीं किया। हमारे यहाँ राज्य के सरोकार, आम आवाम के सरोकार बाजार के समक्ष सरेंडर कर चुके हैं। ये फर्क जब तक हम नहीं करेंगे ना, लोगों की पीड़ा बढ़ेगी। हाँ, मैं फिर से अपनी बात दोहराता हूं कि जिस हुकूमत को, जिस निजाम को ये लग जाए कि लोगों की पीड़ा कष्ट के बावजूद वो चुनाव जीत सकते हैं, तो फिर जन आंदोलन ही विकल्प बचता है और कुछ नहीं, और वो दिन बहुत दूर नहीं है। मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाओ, नहीं तो हनुमान चालीसा इससे भी ज्यादा तेज आवाज में पढ़ा। मैं तो कहता हूं कि ये देश, इस देश को के मिजाज को, इसके मर्म को तोड़ने की एक सुनियोजित साजिश चल रही है। अलग अलग हिस्सों में देख लीजिए क्या मुद्दे हैं। राज ठाकरे जी अगर आज बेरोजगारी पे बोलते ना, मुझे बेहद खुशी होती। लेकिन अपनी राजनीतिक संदर्भ और प्रासंगिकता तलाशने के लिए अगर आपने किसी के कहने पे ये सुपारी ले ली है कि मैं इस तरह की जुबान फिर से बोलना शुरू करूं ताकि और वैमनस्यता बढ़े, कौमों के बीच में, समुदायों के बीच में खाई बढ़े, तो जाहिर तौर पर मैं तो सिर्फ अपने संविधान को देखूंगा। मेरा संविधान क्या इशारा करता है, मेरे संविधान के इतर अगर कोई बात हो रही है जो उसके मर्म को चोट पहुंचाती है, तो जो भी लोग हों, सिविल सोसाइटी में हो, पॉलिटिकल पार्टीज में हो, उनके लिए जागने का वक्त, अब सोने का वक्त नहीं बचा। भी उत्तर प्रदेश का चुनाव भाजपा जीती है, लेकिन उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री धर्मपाल सिंह हैं, उन्होंने कहा अब जो मदरसे हैं उसमें इस्लामिक कट्टरपंथ की पढ़ाई की जगह राष्ट्रवाद की भावना को आगे बढ़ाया जाएगा। कौन से मदरसे में इस्लामिक कट्टरपंथ की पढ़ाई हो रही थी? कई बार लोकसभा और राज्यसभा में सवाल पूछा जा चुका। ये कौन से जमाने की बात करते हैं? सपना देखते हैं क्या? कई तब्दीलियां हुई है मदरसा एजुकेशन में भी। अगर वो वाकिफ नहीं है ना, आए, मैं उनको बैठ के बता दूंगा। जाना कुछ यार, कुछ तो आधार पर बोला करिए ना, कुछ तो उसका वैज्ञानिक आधार हो, या दिमाग और जुबान का कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये ताल्लुक पैदा करिए, बेहतर बोलेंगे। मोहन भागवत ने कहा कि अब कश्मीरी पंडितों की वापसी सुरक्षा गारंटी के साथ होगा, क्योंकि अपने ही मुल्क में 3-4 दशकों से वो विस्थापितों का जो पीड़ा है, जो दर्द है, उस सहारे जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। बहुत अच्छा कहा उन्होंने। 98-99 से लेकर के 2004 तक अटल जी की सरकार थी ना, और अभी 2014 से लेकर आप सरकार है। कुल मिलाकर के कितने हो जाते हैं? तकरीबन 15-16 वर्ष। एक स्टेप पुख्ता बता दें। आप बहुत कहते हैं ना कि मनमोहन सिंह जी सरकार, जो भी इंटरवेंशन हुआ वो वहां हुआ। मैं तो आग्रह करूंगा, घाव को भरने की कोशिश कीजिए, सुनिश्चित कीजिए कि वो जिस हालात में वहां थे, क्योंकि जिसको अटल जी कश्मीरियत कहते थे ना, वो कश्मीरियत कश्मीरी वैली में कश्मीरी मुसलमान और कश्मीरी पंडितों से मिलके था। उसको बहाल करने के लिए इस तरह के बयान और किसी फाइल वगैरह टाइप फिल्म के पक्ष में खड़ा होने से नहीं होगा। जनता के पक्ष में खड़ा होना होगा, आवाम के पक्ष में खड़ा होना होगा, और रेटोरिकल नहीं, जमीनी हकीकत बदलनी होगी। राष्ट्र पाकिस्तान के राजनीतिक उथल पुथल को लेकर है, असेंबली भंग कर दिया गया। अब यहाँ से आगे पाकिस्तान को किस
राजनीतिक प्रगति की ओर? देखिए, मैं आज फॉलो कर रहा था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। स्पीकर साहब नहीं आए, चूंकि उनके भी बारे में नो कॉन्फिडेंस मोशन था, तो डेप्यूटी स्पीकर आए थे और उन्होंने सरकारी पक्ष ने एक प्रस्ताव रखा और उन्होंने एक अपनी धारा का कोट किया और कह दिया गया कि 25 अप्रैल तक। उसके बाद शायद इमरान खान साहब ने रिकमेंड कर दिया कि प्रेसिडेंट मतलब फ्रेश चुनाव कराया जाए। अब मेरे समक्ष एक चीज़ है कि एक भारतवासी होने के नाते, हिंदुस्तानी होने के नाते मेरी पूरी कोशिश होगी कि स्टेबिलिटी हो। अनस्टेबल पाकिस्तान कभी भी हमारे हक में अच्छा नहीं। तो हम चाहेंगे कि वहाँ पीसफुली एक पीसफुल पॉलिटिकल डिस्कोर्स हो और स्टेबिलिटी बहाल हो। अगर चुनाव के तरीके से होते हैं तो वो हो, वही हमारे हक में बेहतर है और पूरे दक्षिण एशिया के लिए बेहतर है।